कहानी की शुरुआत मंगल ग्रह से होती है, जहां अलग अलग कंट्री के इंसान आकर बसने लगे थे। इंसानों ने तो मंगल ग्रह के अलग अलग जगहों पर बेस बना लिए थे, जहां से वो अपनी रिसर्च को कंटिन्यू करेंगे। लेकिन हम इंसानों का झगड़ा यहाँ पर भी खत्म नहीं होता। अर्थ पर मौजूद सारे देशों के लोग जो यहाँ पर आए थे, वो एक दूसरे से हमेशा की तरह झगड़ने लग जाते हैं, क्योंकि जिस कंट्री को मंगल ग्रह पर सबसे ज्यादा जगह मिलेगी, वो इनडायरेक्टली मंगल ग्रह का राजा बन चुका होगा। इसीलिए सभी लोग बहुत ही ज्यादा डरे हुए होते हैं ताकि कोई दूसरा आकर उन्हें मार ना दे। अब हमें रेमी नाम की एक लड़की दिखाई जाती है, जो अपने फादर माइक और अपनी मॉम लिया के साथ रहा करती थी। वो तीनों मार्स के ऊपर बनाए गए एक बेस के अंदर कई सालों से रह रहे थे, जिसका मतलब ये होता है कि रेमी ने अभी तक पृथ्वी देखी ही नहीं थी। माइक रेमी को हर रात मंगल ग्रह पर से पृथ्वी को दिखाता था, जो बहुत ही ज्यादा छोटी लग रही थी। भले ही उन तीनों के पास ज्यादा रिसोर्सेस नहीं थे, पर वो तीनों अपनी लाइफ बहुत ही अच्छे से जी रहे थे। उन्हें अपने बेस के अंदर ही सारी चीजें उगानी पड़ती थी सर्वाइवल के लिए, जैसे कि अलग अलग टाइप के वेजिटेबल्स। अब यहाँ अगले दिन रेमी की मॉम लिया अपना काम कर रही थी, तभी उसे अपने कंट्रोल रूम के मिरर पर लीव लिखा हुआ दिखाई देता है। लिया इस बात से बहुत ही ज्यादा डर गई थी, क्योंकि इसका साफ साफ मतलब था कि कोई दूसरा आदमी उनके बेस के पास आ चुका है। माइक को भी जब ये बात पता चलती है, तब उसने अपना गन उठा लिया था, क्योंकि ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकती थीं। वो दूसरे लोग बेस पर कब्जा करने के लिए उन तीनों को जान से भी मार सकते थे। इसीलिए अब माइक और लिया तुरंत ही अपना बेस पूरी तरीके से लॉक कर देते हैं, जिससे कि कोई भी अंदर ना आ सके। माइक ने सबसे पहले अपने बेस के चारों तरफ देखा कि वो आदमी कहाँ पर मौजूद है, लेकिन बहुत देर तक एनालाइज करने के बाद उन्हें वहाँ पर कोई नहीं मिलता, जिससे कि माइक को भी भरोसा हो गया था कि उस जगह पर कोई भी नहीं है। रेमी हमेशा की तरह उसी टाइम पर अपने बेस से बाहर निकलकर खेलने जाती थी, इसीलिए वो बिना कुछ सोचे समझे इस बार भी निकल जाती है। पर यहाँ लिया को भी थोड़ा शक हो गया था, क्योंकि ये भी हो सकता है कि वो सारे आदमी कहीं पर छुपे हों और हमारे बाहर आने का वेट कर रहे हों। थोड़ी देर बाद लिया का ये शक पूरी तरीके से सही हो जाता है। तभी अचानक दो सोल्जर्स बाहर निकलते हैं और रेमी का पीछा करने लग जाते हैं। माइक यहाँ पर रेमी को जल्द से जल्द बेस के अंदर आने के लिए कह रहा था। साथ ही साथ माइक अपनी बड़ी सी गन लेकर उन दोनों सोल्जर्स के ऊपर लगातार वार करते जाता है। बहुत ज्यादा गोलियां चलाने के बाद माइक उन दोनों सोल्जर्स को मारने में कामयाब हो जाता है, लेकिन अभी भी उन दोनों सोल्जर्स के साथ एक तीसरा साथी बचा हुआ था, जो बड़ी दूर से माइक पर हमला करते जा रहा था। माइक बहुत ही सावधानी से उस तीसरे सोल्जर के पैर पर हमला कर देता है, पर अब वो सोल्जर पहाड़ों के पीछे जाकर कहीं छुप गया था। और अब माइक को कैसे भी करके उस तीसरे सोल्जर को खत्म करना था, क्योंकि अगर वो जिंदा रहेगा तब हम पर हमला करने जरूर आएगा। माइक तो अपनी वाइफ और अपनी बेटी को यहीं पर रुकने के लिए कहकर उस तीसरे सोल्जर को मारने के लिए बाहर चला जाता है। यहाँ पर कई घंटे बीत चुके थे, लेकिन माइक अभी भी वापस नहीं लौटता। लिया और उसकी बेटी रेमी बहुत ही ज्यादा डर के मारे एक कोने में बैठे रहते हैं। सुबह से शाम होने आ गई थी, लेकिन माइक वापस नहीं लौटता, जिससे कि लिया को इस बात का अंदाजा हो गया था कि शायद से उसका हस्बैंड मारा जा चुका है। हालांकि वो सारी बातें अपनी बेटी रेमी को नहीं बताती। लिया जब अपनी बेटी के साथ बाहर निकलने जा रही थी, तभी उसे दिखाई देता है कि वो सोल्जर जिसने की माइक को मारा था, वो उनके बेस में घुसा चला रहा है। लिया तो बहुत ही ज्यादा डर के मारे रेमी को एक जगह पर लेके जाकर छुप गई थी, पर अब वो सोल्जर जिसका नाम जेरी होता है, उसने उन दोनों के पास आकर गन तान दिया था। जेरी कह रहा होता है कि ये पूरा बेस मेरे मॉम एंड डैड का था, इसीलिए तुम दोनों जल्द से जल्द यहाँ से चले जाओ। लेकिन जेरी को इस बात का अंदाजा होता है कि इस जगह के चारों ओर कुछ भी मौजूद नहीं है, और वो खुद इतनी मुश्किलों का सामना करके यहाँ पर पहुंचा था। इसीलिए जेरी लिया और उसकी बेटी को कुछ दिनों तक यहीं पर रहने का परमिशन दे देता है। लिया को तो कुछ समझ में ही नहीं आता कि वो क्या करे, क्योंकि उसे ये बात साफ साफ पता थी कि जेरी ने ही उसके हस्बैंड माइक को मारा है। तो भला ये सारी चीजें जानने के बाद लिया जेरी के साथ क्यों रहे? जेरी तो अब बाहर निकल के अपने सभी मरे हुए दोस्तों की बॉडी दफनाता रहता है। लिया बिल्कुल नहीं चाहती थी कि वो जेरी के साथ रहे, इसीलिए जब जेरी बेस के अंदर वापस लौट रहा था, तब लिया ने जेरी को जान से मारने के
लिए एक नुकीला चाकू ले लिया होता है। जेरी को ये सारी चीजें पहले से ही पता चल गई थी। लिया जैसे ही जेरी पर हमला करती है, जेरी उसे पकड़कर तुरंत ही जमीन के ऊपर गिरा देता है। जेरी साफ साफ कह रहा था कि अगर उसे तुम दोनों को मारना ही होता तब वो तुम दोनों को शुरुआत में ही मार देता। इसीलिए अब जेरी लिया को एक लास्ट चांस देता है जीने के लिए। जेरी लिया से कह रहा था कि अगर तुम सब नॉर्मल बिहेव करोगे तब वो तुम दोनों को कुछ भी नहीं करेगा। लिया के पास अब कोई भी ऑप्शन नहीं होता। लिया ने भी अपने हस्बैंड माइक की बॉडी जमीन के अंदर दफना दी थी। उसके लिए ये बहुत ही ज्यादा सैड मोमेंट होता है। इसके बाद लिया, रेमी और जेरी एक ही बेस में रहना स्टार्ट कर देते हैं। शुरुआत में तो रेमी और लिया जेरी से जरा भी बात ही नहीं कर रहे थे। जेरी जरा भी उनसे बात करने आता तब वो उससे काफी दूर चले जाते। सुबह होने पर लिया सभी सामानों को एक अच्छी जगह पर रख रही थी। तभी अचानक जेरी का एक बॉक्स अपने आप ही चलने लग जाता है। दरअसल वो और कुछ नहीं बल्कि एक एआई एडवांस रोबोट था जिसके 4 आर्टिफिशियल लेग्स होते हैं। रेमी तो यहाँ पर पहली बार किसी रोबोट को देख रही थी। जेरी लिया के साथ आकर ये बताता है कि ये रोबोट बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है बल्कि इसे तो इंसानों की मदद करने के लिए बनाया गया था। रेमी उस रोबोट को स्टीव नाम देती है और अब तो जाने अनजाने में रेमी को एक अच्छा दोस्त मिल गया था। रात होने के बाद लिया रेमी के साथ बैठकर उसके घर वालों के बारे में बातें करते रहती है। तभी उस जगह पर जेरी आ जाता है जो लिया को ये कह रहा था कि वो शुरुआत में इस बेस पर अपने मॉम एंड डैड के साथ रहा करता था, लेकिन वो अपने नए सफर के लिए मार्स पर बनाए गए एक सिटी की तरफ चला गया था। लेकिन उस पूरी सिटी में सभी इंसान एक दूसरे को मारने लगे थे। इसीलिए जब कई सालों बाद वो वापस अपने बेस पर लौटा तब तुम सब यहाँ पर मौजूद पाए गए। इसके बाद लिया कह रही थी कि जब वो सब पहली बार यहाँ पर आए थे तब शायद से यहाँ पर जेरी के मॉम एंड डैड रहा करते थे। जेरी के मॉम की डेथ तो बहुत टाइम पहले ही हो चुकी थी, लेकिन जेरी के फादर ने हमारी फैमिली को यहाँ पर रहने की परमिशन दे दी होती है। पर कई दिन बीतने के बाद तुम्हारे फादर के बिहेवियर में कुछ चेंजेस आ गई थी। वो नहीं चाहते थे कि हम सब उनके बेस पर रहें। इसीलिए लिया और उसके हस्बैंड ने अपने फैमिली को बचाने के लिए जेरी के फादर को जान से मार दिया, जिससे पता चल रहा था कि ये सारी चीजें मजबूरी में की गई हैं। अपने सर्वाइवल के लिए जो चीज भी जरूरी पड़ रही थी लिया और उसके फैमिली मेंबर्स वो करते जा रहे थे। जेरी भी इन सारी बातों को अच्छे से समझता है और कुछ ज्यादा रिएक्ट नहीं करता। अब अगले दिन ही लिया अपने बेस के पास बनाए गए बोटेनिकल गार्डन में कुछ काम कर रही थी। तभी अचानक जेरी उसके पीछे आ जाता है। जेरी तो लिया को अजीब तरीके से टच करने लगा था और अब लिया भी पता नहीं क्यों जेरी के बहुत ही ज्यादा क्लोज आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ रेमी अपनी मॉम को जेरी के साथ किस करते हुए देख रही होती है। रेमी को इस बात का बुरा लग रहा था कि जिस आदमी ने उसके फादर को मारा उसकी मदर उसी के साथ ही रिलेशनशिप में आ चुकी है। लेकिन रेमी को ये बात बिल्कुल नहीं पता होती कि लिया ये सब जानबूझकर कर रही है, क्योंकि अगर वो जेरी को जितना खुश करके रखेगी वो उन दोनों को सही सलामत अपने बेस के अंदर रहने देगा। रेमी तो अपनी मॉम की इस हरकत की वजह से बहुत ही ज्यादा नाराज हो गई थी। इसीलिए वो अपनी मॉम को बिना कुछ बताए बेस से बाहर निकलकर जाने लगती है। जेरी का एआई रोबोट स्टीव भी रेमी के पीछे पीछे निकल पड़ा था, पर अब रेमी एकदम गुस्सा होकर स्टीव को यहाँ से चले जाने के लिए कहती है। स्टीव तो कमांड फॉलो करते हुए बेस की तरफ निकल पड़ा था। रेमी को जरा भी अंदाजा नहीं होता कि वो कहाँ पर जा रही है। उसे तो अब सिर्फ अपनी मॉम से दूर जाना था। अगले ही मोमेंट में रेमी को एक फोर्स फील्ड दिखाई देती है जो उनके बेस के चारों तरफ फैली हुई थी। दरअसल इसी फोर्स फील्ड की वजह से वो सारे लोग अच्छे से सांस ले पा रहे थे, क्योंकि मंगल ग्रह पर जरा भी ऑक्सीजन मौजूद नहीं होती और अगर कोई भी फोर्स फील्ड से बाहर चला गया तब वो बिना ऑक्सीजन के जिंदा ही नहीं रह पाएगा। रेमी अब एक बहुत ही बड़े दरवाजे के पास आ जाती है, जिसके बटन को प्रेस करते ही दरवाजा ओपन हो गया था। रेमी लगातार उस दरवाजे का यूज करते हुए अंदर चली जा रही थी, पर थोड़ी देर बाद ही वहाँ की ऑक्सीजन कम होने लग जाती है। रेमी तो जमीन पर गिरकर एकदम से बेहोश ही हो गई थी, लेकिन जब वो अपनी आंखें खोलती है तब जेरी ने उससे बचा लिया था। जेरी रेमी को बताता है कि ये पूरी जगह एक फोर्स फील्ड से घिरी हुई है जिसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद है। उस दरवाजे का यूज करके हम इस फोर्स फील्ड से बाहर जा सकते हैं, लेकिन उस दरवाजे के पार दूर दूर तक कुछ भी मौजूद नहीं था, इसीलिए हमारे लिए यहीं पर रहना सबसे अच्छा था। जेरी ने तो अब अपना मन बना लिया था कि वो हमेशा यहीं पर रहेगा, इसीलिए वो अपने पास मौजूद सारे ऑक्सीजन मास्क जलाने लगता है, जिससे कि उनमें से कोई भी बाहर ना जा सके। देखते ही देखते पूरा 1 महीना बीत जाता है। रेमी तो अभी भी अपनी मॉम से बहुत ही ज्यादा नाराज थी,
क्योंकि वो जाने अनजाने में जेरी के साथ रिलेशनशिप में आ चुकी होती है। ये सारी बातें रेमी को बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। अब यहाँ एक दिन जेरी लिया का गिटार बैठकर बजाता रहता है। लिया और रेमी भी उस जगह पर आकर उसे देखने लग गए थे। जेरी ने जब लिया को अपने पास बुलाया तब वो खुशी खुशी उसके पास चली गई थी। ये सारी चीजें देखकर रेमी बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है। उसे तो अपने फादर की याद आने लगी थी। साथ ही साथ रेमी को इस बात का भी दुख था कि लिया उसके फादर के बारे में सब कुछ भूल चुकी है। रेमी तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होकर अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया था। लिया भी एकदम रोते हुए अपनी बेटी को मना रही थी कि वो बाहर आ जाए, लेकिन रेमी कह रही थी कि वो तुमसे नफरत करती है। लिया भी कहीं न कहीं अपने आप को दोषी मान रही थी, इसीलिए अब उसने एक डिसीजन लिया कि वो जेरी को जान से मार देगी। यहाँ जेरी ने अपनी गन एक टेबल पर रखी होती है, पर अब लिया ने जेरी का ध्यान भटकाते हुए उसकी गन अपने हाथ में ले ली थी। रेमी को कुछ भी खतरा न हो इसीलिए वो बेस के बाहर खड़ी हुई थी, और जब यहाँ पर जेरी बाहर की तरफ निकलता है, लिया तुरंत ही उसके ऊपर गन तान देती है। जेरी भी इन सारी चीजों को देखकर एकदम चौकन्ना हो गया था, पर अब लिया जैसे ही गन का ट्रिगर दबाती है तब गन में से फायर ही नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर बुलेट्स मौजूद ही नहीं थी। लिया तुरंत दूसरा हथियार लेने के लिए अंदर भागती है। जेरी भी लिया को मारने के लिए अंदर की तरफ चला गया था। अंदर से बहुत ही ज्यादा छीना झपटी की आवाजें आ रही थीं। पर अब थोड़ी देर बाद जेरी बहुत ही घायल स्थिति में वापस आता है। जेरी ने तो रेमी की मॉम लिया को जान से मार दिया था। ये सारी बातें रेमी को भी पता चल जाती हैं, इसीलिए वो तुरंत ही जेरी से दूर भागने लगी थी। पर अब जेरी भी उसका लगातार पीछा करते हुए रेमी को पकड़ लेता है। जेरी रेमी से कह रहा था कि उसे डरने की कोई जरूरत नहीं, वो उससे कुछ भी नहीं करेगा। रेमी तो अपने मॉम एंड डैड के जाने की वजह से बहुत ही ज्यादा रो रही थी। पर अब धीरे धीरे टाइम बीतता चला गया था। यहाँ पर पूरे 15 साल बीत जाते हैं। रेमी अब काफी बड़ी और समझदार हो चुकी थी। उसने इस पूरे बेस में जेरी के साथ ही रहना स्टार्ट कर दिया था। रेमी अपने मदर की ही तरह सारे बोटेनिकल गार्डन की रखवाली करती थी, लेकिन रेमी अभी भी जेरी से बहुत ही ज्यादा नफरत करती है, क्योंकि उसने रेमी के मॉम एंड डैड को जान से मार दिया था। वो तो जेरी से ज्यादा बात भी नहीं करती। अब एक दिन जेरी रेमी को उसकी मॉम का एक स्केच बनाकर गिफ्ट करता है। रेमी तो अपनी मॉम की तस्वीर देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। जेरी रेमी को सहारा दे रहा था स्ट्रॉन्ग बनने के लिए, पर अब वो अचानक से रेमी को किस करने लग जाता है। रेमी को तो ये सारी चीजें कभी एक्सेप्ट ही नहीं थी, इसीलिए वो गुस्से में जेरी से दूर चली जाती है। रेमी को इस बात का अंदाजा होता है कि जेरी कहीं न कहीं उसके साथ रिलेशनशिप बनाना चाहता है, लेकिन रेमी के मन में जेरी के लिए कोई भी फीलिंग्स ही नहीं थी। रेमी ने तो अपने पास एक ऑक्सीजन मास्क बचा कर रखा होता है, जिसकी मदद से वो इस पूरी जगह से बाहर निकलने का प्लान कर रही थी। अब एक दिन जेरी रेमी से ये कहता है कि उसे बच्चे चाहिए, क्योंकि उसे यहाँ पर अपनी जनरेशन कैसे भी करके बढ़ानी है। लेकिन रेमी तो इस बात के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं थी, इसीलिए वो डिसाइड करती है कि सुबह होते ही वो यहाँ से भाग जाएगी। पर रेमी जैसे ही अपने कमरे में पहुंची, जेरी को उसका छुपाया हुआ एक ऑक्सीजन मास्क मिल जाता है, जिससे कि जेरी को इस बात का अंदाजा हो चुका था कि रेमी यहाँ से भागने की कोशिश करने वाली है। इसीलिए जेरी बहुत ही ज्यादा गुस्से में उस आखिरी ऑक्सीजन मास्क को जलाने के लिए चला गया था। रेमी उसे लगातार रोकते रहती है और अब उन दोनों में लगातार हाथापाई होना शुरू हो जाता है। जेरी ने तो गुस्से में रेमी को मारकर बेहोश कर दिया था। यहाँ थोड़ी देर बाद जब रेमी अपनी आंखें खोलती है, तब जेरी ने उसके दोनों हाथों को बांधकर उसके साथ जबरदस्ती करना स्टार्ट कर दिया था। रेमी तो मदद के लिए बहुत ही ज्यादा चिल्लाने लग जाती है। तभी उस जगह पर स्टीव आ जाता है, जिसने की रेमी की मदद करने के लिए जेरी के गले पर वार कर दिया था। जेरी को इस वार से बहुत ही ज्यादा डैमेज हुआ होता है। जेरी स्टीव को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने के लिए उसके पीछे जाने लगा था। इन्हीं सारी चीजों की वजह से रेमी को थोड़ा सा चांस मिल जाता है अपने आप को आजाद करने के लिए, और अब एक बहुत ही अच्छा मौका मिलने की वजह से रेमी खुद को आजाद कर देती है। रेमी ने तो तुरंत अपने हाथ में गन उठा ली थी और अब वो सीधा बाहर निकलकर बिना देरी किए जेरी के सर पर गोली मार देती है, जिससे कि जेरी की इंस्टेंटली मौत हो जाती है। और अब जाकर रेमी ने अपनी मॉम एंड डैड का बदला ले लिया था। रेमी ने डिसाइड किया कि वो अपना सारा सामान पैक करके यहाँ से चली जाएगी। सुबह होने पर रेमी निकल पड़ती है इस फोर्स फील्ड से बाहर निकलकर जाने के लिए। रेमी ने अपने एआई रोबोट स्टीव को यहीं पर रुककर देखभाल करने के लिए कह दिया था और अब वो फोर्स फील्ड के दरवाजे की मदद से बाहर निकल गई थी। रेमी को तो मंगल ग्रह के चारों तरफ कुछ भी नहीं दिखाई देता, पर अब वो पूरी तरीके से आजाद थी कहीं पर भी जाने के लिए। और हमारी कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है।
सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज ढूंढ कर लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी या।